नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। आज के दौर में हर साल हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। आज ही का दिन 31 मई। मकसद है तंबाकू के खतरे के बारे में लोगों को अवेयर करना, दुनिया को जागरूक करना। भले ही छोटा लगे, लेकिन इससे होने वाले रोग और नुकसान बड़े गंभीर हैं। WHO के मुताबिक हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू के सेवन की वजह से अपनी जान तक गंवा रहे। ज़्यादा नशे की लत, कई तरह के कैंसर और ऐसी अनगिनत बीमारियां आपको शुरू हो सकती हैं सिर्फ एक स्मोकिंग की वजह से, तंबाकू के सेवन की वजह से। आपके स्वास्थ्य को ये बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि जो लोग स्मोक नहीं करते खुद, लेकिन पैसिव स्मोकिंग का शिकार होते हैं, उनकी सेहत पर भी बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। आज अपने इस खास हेल्थ गुरु में आपको हम तंबाकू के शरीर के नुकसान के बारे में बताएंगे। तंबाकू से क्या क्या नुकसान आपके शरीर को पहुंचता है, किस किस तरीके से और कितना घातक हो सकता है, इन सब पर बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का खास हेल्थ गुरु। तो तंबाकू हमारे शरीर को अस्वस्थ बनाती, सबको पता है। उसके हर एक पैकेट पर बड़े बड़े चित्रों के साथ अंकित है, लेकिन फिर भी हम कई बार समझते नहीं, समझना नहीं चाहते। ज़्यादा जानकारी इसके बारे में होना बहुत आवश्यक है कि ये कैसे कैसे और कितनी हद तक हमको नुकसान पहुंचाती है। आज हमें यही सब एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र पटेल सर। नमस्कार राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में है हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन डॉक्टर यश चड्ढा जी। डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज का ये जो खास हमारा 31 मई का विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इस पर आप दोनों से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर चड्ढा, जिस तरीके से आज के दिन को चुना गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों विश्व में इस एक दिन पर हमको तंबाकू निषेध का मैसेज देना पड़ रहा है? सर, 1987 में जब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नो टोबैको डे बनाने का ज़रूरत समझी, उसका रीज़न फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये था कि ये जो 1985, 1984 वाला पीरियड था, ये उस टाइम एक पूर्णतः इस्टेब्लिश हो गया कि जो टोबैको और कैंसर के बीच में एक एक्चुअल रिलेशन है। कहने का मतलब कि तंबाकू को कैंसर के साथ में रिसर्च के द्वारा जोड़ा जा सका। और तब ये डिसीजन लिया गया 1987 में कि 31 मई को हर साल नो टोबैको के रूप में मनाएंगे, ताकि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है और भी कई सारी बीमारियां होती हैं। तो ये उस समय का समय था जब ये इसको लिंक किया गया टोबैको को इन बीमारियों से। इसलिए 31 मई को हम टोबैको अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं नो टोबैको डे के रूप में। डॉक्टर पटेल, हर बार हम ये देखते हैं कि न केवल आप निषेध दिवस बनाने लगे हैं, बल्कि उस पर हर साल के लिए एक थीम, एक चिंता के साथ हम इसमें ऐड करते हैं। तो इस वर्ष को लेकर के भी कुछ खास मैसेज है, कुछ थीम है? यस, इस साल हमारा जो नो टोबैको डे है, इसका जो थीम है, इसमें हम ये थीम है कि हम बच्चों को कैसे टोबैको से बचा के रखें, टोबैको के एडवर्टाइजमेंट से कैसे उनको बचा के रखें, उनके एक्सपोजर से हम टोबैको एक्सपोजर से हम बच्चों को जितना ज़्यादा दूर रख पाएँ उतना ही अच्छा है। क्योंकि बच्चे ही हैं जो धीरे धीरे कम उम्र में सीखते हैं, फिर वो उनको आदतन लग जाती है इसकी, और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स और उसके दुष्प्रभाव से वो ग्रसित हो जाते हैं। जैसा आपने बताया डॉक्टर पटेल, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ तक शुरुआत की बात है, यंगस्टर्स में, चूँकि जो इस साल की थीम है वहीं से हम शुरू करते हैं। यंगस्टर में ये एक स्टाइल से शुरू होता है, ये कंपटीशन से शुरू होता है। आपका मैसेज क्या है यंगस्टर को? कहाँ से इन्हें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, कहाँ से ये लत का एक रूप ले लेती? इसको हम एज अ फैशन या स्टाइल ना मान के हम इसको एक दुष्प्रभाव या बुरा तत्व ही माने इसको, टोबैको को, तो बेहतर होगा। यही मैं चिल्ड्रन या यंग पीपल्स को यही बोलूँगा कि इसको एज अ फैशन या एज अ स्टाइल टाइप का ना लें। क्योंकि ये हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि मैं महीने में एक बार लूँगा, हफ्ते में एक बार लूँगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी आदत बढ़ती जाती है, तब इसके धीरे धीरे साल, 2 साल, 5 साल में इसके दुष्प्रभाव तब नज़र आते हैं। लेकिन जब नज़र आते हैं तब हमारे पास समय नहीं रहता कि हम इसको रोक सकें। एक और बड़ी चिंता डॉक्टर यश आज के दौर में हमको ये दिखती है कि
हम पहले कहा करते थे कि महिलाएं 2 घरों को संभालती हैं, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में स्पेशली जो गर्ल्स गैंग है या गर्ल्स ग्रुप है, गैंग थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, लेकिन जो उनका ग्रुप है उसमें भी स्मोकिंग की हैबिट देख रही हैं, उसमें भी एक इस तरीके के नशे को आजकल बुरा नहीं माना जाता, थोड़ा स्टाइलिश माना जाता है। ये कितना घातक है, कितना नुकसानदायक, स्पेशली फॉर विमेन्स एंड गर्ल्स? सर, टोबैको यूसेज को अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है नहीं। टोबैको उतना ही घातक किसी महिला के लिए है जितना पुरुष के लिए है। ये हमारे समाज में एक थोड़ी सी ये है कि अगर कोई फीमेल उसको यूज़ कर रही है तो उसे ज़्यादा ख़राब माना जाएगा, बजाय कोई अगर मेल उसको यूज़ कर रहा है, बट वो भी उसके लिए उतना ही ख़राब है। जस्ट बिकॉज कि हमको इसको समाज में देखने की आदत नहीं है, एटलीस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे फीमेल यूसेज ऑफ टोबैको रिलेटिवली कम है। और इसका एक सीधा अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि जो मुंह और गले में होने वाले कैंसर हैं वो हर मेल के कंपैरिजन में फीमेल को 4:1 के रेशियो में होते हैं। मतलब 4, अगर 4 मेल को कैंसर होगा तो 1 फीमेल को होगा। उसका सीधा सा रीज़न एक सिंपल है कि क्योंकि फीमेल में टोबैको यूसेज कम है। और इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करें, ये दोनों के लिए उतना ही घातक है। तो इसको हम दूसरे तरीके से देखें कि वर्ल्ड नो टोबैको डे को अवेयरनेस के रूप में मनाएं, तो इट्स बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए अब ज़रा सभी के लिए, अब मैं आपने जो कहा है बिल्कुल उसी पर फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ जिस मध्य भारत में हम रहते हैं वहाँ तंबाकू सेवन के बहुत अलग अलग तरीके हैं। मंजन से शुरू करके उसके अनेक प्रकार हैं, धुएं के फॉर्मेट में हर तरीके से इसे लिया जाता है। कैसे नुकसान की शुरुआत होती है शरीर को, किन किन अंदरूनी अंगों को ये सीधे अटैक करता है? ये इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तंबाकू टोबैको को 2 फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। एक स्मोकिंग फॉर्म है और एक स्मोकलेस फॉर्म है। स्मोकिंग फॉर्म हम सबको पता है, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इन सब फॉर्म में आता है, पाइप, सिगार। और जो स्मोकलेस फॉर्म है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और मध्य भारत में, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, वो गुटखा, पान, चूइंग टोबैको जो और तरीके के आते हैं। और जो सेंट्रल इंडिया में, खास तौर पे मध्य भारत में, जो जैसा कि आपने बोला मंजन के फॉर्म में, यहाँ पे एक गुड़ाकू घिसने की प्रक्रिया काफ़ी प्रचलन में रहती है, जो गांव में और उधर देहात रीजन में काफ़ी कॉमन है। और जितना हम नॉर्मली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इसे सफ़र करते हुए, बहुत लोग तो टोबैको को रॉ फॉर्म में यानी कि गुटखा के फॉर्म में खाते हैं, बट बहुत लोग वो गुड़ाकू जो तंबाकू वाला मंजन है उसको करते हैं। इसकी वजह से भी उन्हें कैंसर होता है। और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये गांव-गांव तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप टोबैको, तंबाकू मंजन के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी उतना ही घातक है, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि तंबाकू को मंजन के फॉर्म में यूज़ करने से भी उनको आगे आके कैंसर की शिकायत हो सकती है। डॉक्टर यश, किस किस प्रकार के कैंसर अभी ज़्यादातर हम देखते हैं टोबैको की वजह से हो रहे हैं? उनके शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं? कैसे आप पहचाने कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या जो मरीज़ आपके पास आते हैं उनके कॉमन सिम्टम्स क्या दिखते हैं? जो तंबाकू रिलेटेड या टोबैको रिलेटेड कैंसर हैं उसमें से मोस्टली हेड एंड नेक यानी मुंह और गले के कैंसर होते हैं। आप एक इस स्टैटिस्टिक्स को समझिएगा कि आज इंडिया में, हिंदुस्तान में होने वाले जितने भी कैंसर हैं उनमें से 40 से 50% कैंसर हेड एंड नेक के हैं। और हेड एंड नेक में हमारा आता है मुंह का कैंसर, गले का कैंसर जिसको वॉइस बॉक्स का कैंसर कहते हैं। और इनमें से भी जो होने वाले 80% कैंसर्स हैं वो टोबैको यूसेज की वजह से है। एक स्टैटिस्टिक्स पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि आज इंडिया में हर 1 लाख पर एवरी 1 लाख पॉपुलेशन 20 लोगों को हर साल कैंसर होता है। और ये सिर्फ मुंह का कैंसर है, अभी हम गले की बात भी नहीं कर रहे हैं। और अगर आप इसको छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये नंबर इतना बड़ा है, करीब करीब 8,000 से 9,000 पेशेंट्स हर साल उनको ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर होता है, जिसका प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण कारण तंबाकू सेवन है। ये नंबर अपने आप में कितना बड़ा है इस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे प्रदेश में 1 साल में 9,000 नए पेशेंट्स आ रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए अब बात है कि हमको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक इसका सबसे महत्वपूर्ण जो सिम्टम है वो है कि अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसा छाला है जो 15 दिनों से ज़्यादा से ठीक नहीं हो रहा है, या गले में कोई भी ऐसी गांठ है जो 15 से 20 दिन में अपने से ज़्यादा ठीक नहीं हो रही है, तो इसमें बिल्कुल देर ना करें और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर पटेल, चूंकि आप हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन ही हैं, लगातार आपके पास में इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे,
जो कैंसर के बारे में जितनी जानकारी है उसमें एक ये कि जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएं उतना बेहतर है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जो हेड एंड नेक के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ये टाइमली आ पाते हैं या अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो बहुत देर करके आते हैं? इसमें हम लोग जनरली देखते हैं कि जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा वर्ग है वो थोड़ा सा जल्दी आता है, और जो गांव के हैं या जिनमें जो पढ़े लिखे कम हैं, जो अनपढ़ हैं या जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उस टाइप के जो वर्ग हैं उनमें हमेशा एडवांस केसेस में ही वो हमें हॉस्पिटल के पास आते हैं या हमारे पास आते हैं। और जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो थोड़ा सा जल्दी आते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि सभी पढ़े लिखे वर्ग अर्ली स्टेज में आ जाते हैं। कुछ पढ़े लिखे वर्ग ऐसे भी हैं, 10-20% आप बोल सकते हो कि वो भी हमेशा एडवांस स्टेज में ही आते हैं। डॉक्टर पटेल, अभी हमारे पास में क्या तकनीकें हैं, क्या प्रोसेस है इलाज की? अगर आपके पास में हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट्स पहुंचते हैं और स्मोकिंग की वजह से या किसी भी फॉर्म में टोबैको लेने की वजह से, कैसे हम उनको शुरुआती इलाज देते हैं या उनकी कितना लंबा उनका इलाज चलता है? क्योंकि कैंसर का नाम आते लोग सीधा भय से ग्रसित हो जाते हैं। बिल्कुल, इसमें जो मुंह के कैंसर होते हैं उसमें मुख्य रूप से जो इलाज है वो सर्जरी है। सर्जरी के बाद उसके जो रिपोर्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी का डिसीजन लेते हैं। अगर एडवांस स्टेज है तो डेफिनेटली उसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्जरी और रेडिएशन पहले के ज़माने से अभी बहुत ही एडवांस हो गए हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अभी प्लास्टिक सर्जरी से हम रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो पहले ज़माने में जो क्रूड सर्जरी होती थी जिसमें बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी होती थी, अब वो कम हो गया है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी साथ ही साथ एडवांस हो चुके हैं। अब जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं पहले के ज़माने में बहुत आते थे, अभी वो बहुत ही कम हो गए हैं। इसके अलावा हम हेड एंड नेक सर्जरी में, हेड एंड नेक कैंसर में हम गले के कैंसर की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से जो इलाज होता है वो रेडिएशन और कीमोथेरेपी होता है। तो आज के डेट में हम देखें तो ट्रीटमेंट बहुत ही एडवांस हो चुका है। तो रेडिएशन से लेकिन काफ़ी सारे लोग बड़ा डरते हैं, उनको लगता है कि जो पुराने समय में, जैसा आप भी बता भी रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को बताएं कि कैसे पहले और अब में थोड़ा फ़र्क आया है। क्योंकि लोग ये मानते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई स्टेज है तो वो ये रेडिएशन के सेशंस हैं, अलग अलग, जो लंबे भी चलते हैं, खर्चीले भी होते हैं और संभवतः इसमें बहुत से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, शरीर को एक तरह से पूरा सुखा देते हैं। एक्चुअली जो रेडिएशन है, लोगों को ये नहीं समझ में आता कि रेडिएशन थेरेपी होता क्या है। लोगों को लगता है कि जला देंगे, या जैसे हिंदी में बोल देते हैं सेकाई करना है, तो जैसे गर्म पानी ठंडा पानी टाइप का सेकाई है, तो इससे लोग घबरा जाते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रेडिएशन थेरेपी एक तरह से एक्सरे पद्धति से हम इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, उसी को हम रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। तो जैसे आप एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है कराते समय, वैसे ही रेडिएशन थेरेपी में जब आप थेरेपी कराते हो तो इसमें ना दर्द का एहसास होता है, ना किसी तरीके से कोई जलन का या जलने का ऐसा कुछ भी एहसास आपको नहीं होगा। तो इससे आप घबराइए नहीं, और अगर ज़रूरत है तो डेफिनेटली इसको कराना ही कराना है। और जैसे आप बोल रहे थे कि पहले ज़माने में जो मशीनें थी रेडिएशन की, वो बेसिक टाइप की थी, अभी बहुत ही एडवांस मशीनें आ गई हैं, उसमें कंप्यूटर प्लानिंग भी होता है साथ ही साथ। तो हम जो आसपास के अंग हैं, जैसे एक पर्टिकुलर अंग को हमको रेडिएशन देना है, उसके बाजू में दूसरा अंग है जिसको बचाना भी है, तो ये चीज़ आज के डेट में हम कर सकते हैं। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि एक अंग के साथ दूसरे अंग को भी साथ ही साथ उतना ही रेडिएशन जाता था जितना कैंसर वाले हिस्से को जाना है। तो आज के डेट में हम जब कंप्यूटर प्लानिंग करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और जो बाजू में अंग है जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, लार ग्रंथि है, उसको हम अच्छे से बचा पाते हैं। तो बाद में लार सूखने की जो समस्या है वो आज के डेट में रेडिएशन के बाद बहुत ही कम आती है। चलिए, तो आप इस बात को अगर दिमाग में बिठाएं कि इससे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, तो ये डॉक्टर साहब को आप सुन के थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको नारायणा हेल्थ की MMI रायपुर की टीम के कुछ नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप इस पर सीधे संपर्क करके अगर आपको कोई भी शंका है, आपके जहन में कोई प्रश्न रह जाता है, तो आप बेझिझक यहाँ कॉल कीजिए, डॉक्टर्स की टीम से मिलिए, ताकि ये आपको बता पाएँ कि आपकी स्पेसिफिक समस्या का निदान क्या है। हमारे साथ में जो दोनों एक्सपर्ट मौजूद हैं उनको आप ध्यान से सुनें और अपने लोगों तक भी आप इसे अवश्य पहुंचाएं।
डॉक्टर चड्ढा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट है फेफड़ों का कैंसर, और आफ्टर कोविड ये माना जा रहा है कि फेफड़ों को लेकर के लोग थोड़ा अवेयर तो हुए हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन अभी भी बहुत आवश्यकता है। क्या इसके बाद ये समस्या और बढ़ी है? फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियों के बीच में क्या इससे रिलेटेड कैंसर्स भी बढ़े हैं? क्या इसमें टोबैको का कंट्रीब्यूशन नुकसानदायक, ये ज़्यादा देखते हैं आप? सर देखिए, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि लंग कैंसर का प्राइमरी रीज़न इज़ स्मोकिंग, चाहे वो किसी भी फॉर्म की स्मोकिंग हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो। हमारे बेल्ट में ये जो सेंट्रल इंडिया वाला बेल्ट है, इसमें रिलेटिव नंबर अगर आप देखेंगे तो लंग कैंसर के रिलेटिव नंबर्स आपको कम मिलेंगे बजाय नॉर्दर्न इंडिया के, जहाँ पे लेट्स से अगर हरियाणा वाला स्टेट है जहाँ पे हुक्का का प्रचलन ज़्यादा होता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट भी अच्छे खासे नंबर्स हैं यहाँ पे। और इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड के बाद से थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ी जागरूकता लंग कैंसर के प्रति तो बढ़ी है, बट अभी भी इसमें बहुत स्कोप है और बहुत अवेयरनेस फैलाने का हमारे पास रूम है कि हमें और बहुत इसमें काम करना है ताकि लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से और बेहतर तरीके से जानकारी दी जा सके और उसका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। इसके क्या शुरुआती सिम्टम्स है? अगर लंग कैंसर की बात करें, कहाँ से एक अलार्म मिलना शुरू हो जाता है बॉडी को कि अब आपको सीधे जाकर चेक कराना चाहिए? इसका एक बहुत ही सिंपल सा ये सिम्टम है। अगर आपको कोई भी खांसी आ रही है जिससे 3 हफ्ते हो गए हैं, 21 दिन हो गए हैं, अपने आप ठीक नहीं हो रही है, हालांकि ये टीबी का भी सिम्टम हो सकता है, बट अगर ऐसा आपके साथ है, खांसी अपने आप ठीक नहीं हो रही है, तो इसकी एक उचित डॉक्टर से, अगर पल्मोनोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसकी तुरंत जांच कराएं। क्योंकि लंग कैंसर के साथ में एक और ख़राब बात यह है कि लंग कैंसर का पेशेंट हमेशा देर से पहुंचता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ के साथ में डील कर रहा है, और वो इतनी जगह इधर उधर जा चुका होता है और उसका उचित इलाज नहीं हुआ होता है कि एक सही जगह पे आके सही डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात डॉक्टर यश, वो है पैसिव स्मोकिंग को लेकर। कई सारे लोग तो डायरेक्टली खुद स्मोक कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी बड़ा सफ़र करते हैं। ये कितना नुकसानदायक होती? इसमें पैसिव स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, ऑफ कोर्स इट इज़ इंजूरियस, बट अभी हमारे पास कोई प्रूवन डेटाज नहीं है कि क्या हमारे पास पैसिव स्मोकिंग करने से किसी को कैंसर हुआ है। तो इस पे अभी ऑनगोइंग रिसर्चेज हैं, बट अगर कोई वी स्टिल डू नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट सब्सटेंस टू से दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पैसिव स्मोकिंग एंड कैंसर, बट ऑफ कोर्स इट इज़ हार्मफुल। मतलब इसमें कोई शक तो है नहीं कि जो है इसका दुष्प्रभाव तो है ही, बट स्टिल अभी हमारे पास कोई तथ्य मौजूद नहीं है इसको प्रूव करने के लिए। डॉक्टर पटेल, जब हम कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स को डील करते हैं तो इसमें आपकी एक पूरी बड़ी टीम मिलकर के उनको समझाती है, बताती है। क्या कैंसर को लेकर के जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हुए हैं, जितने ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि पर्याप्त अभी अवेयरनेस है? अगर इस मंच से हम उनको कुछ बोलना चाहें कि कैंसर को लेकर के आप डरें कम और जल्दी से प्रिवेंटिव मेजर लें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्या आपकी उनको सलाह होगी? बिल्कुल, मेरा तो यही सलाह है कि आप रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग कराते रहें। हाँ। साल में कम से कम एक बार आप हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। उसमें बहुत सारे, सिर्फ कैंसर ही नहीं, बाकी बीमारियों का भी आपका चेकअप उसमें साथ ही साथ हो जाएगा। क्योंकि हम जो देखते हैं कि अवेयरनेस तो है, लोगों को पता तो है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, बट लेकिन जो स्मोकिंग करते हैं वो भी स्क्रीनिंग नहीं कराते। तो ऐसे लोग तो डेफिनेटली कराएं, और जो स्मोकिंग नहीं करते हैं या जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, वो भी रेगुलर स्क्रीनिंग करा के कैंसर से बच सकते हैं। तो बहुत सारे कैंसर हैं, उनका स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है, तो सालाना कम से कम एक बार हेल्थ स्क्रीनिंग कराएं तो साथ ही साथ कैंसर का स्क्रीनिंग भी हो जाता है। चलिए, तो आपके पास में कुछ नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ज़रूर नोट कर लें इन नंबर्स को, ताकि आप इन पर कांटेक्ट करके अपनी किसी भी समस्या के बारे में, शंका के बारे में बिना झिझक के कॉल कर सकें और पर्सनलाइज आप सलाह कर सकें, कंसल्ट कर सकें। डॉक्टर यश, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आज के दौर में, जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, कि आपको एक रेगुलर हेल्थ चेकअप की बहुत आवश्यकता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत लेट प्रेजेंट होती हैं सिम्टम के तौर पर या समझ में आती हैं। हमने सुना है कि रीढ़ की हड्डी वगैरह में भी बहुत दिक्कतें आती हैं स्मोकिंग से, ये क्या है? और इसके अलावा कैंसर्स के साथ साथ क्या दिक्कतें शरीर में आप देखते हैं टोबैको से? टोबैको
कैंसर तो एक मुख्य डिजीज़ है ही जो टोबैको की वजह से होता है, बट हमको ये भी पता है कि जो लोग स्मोक करते हैं वो मोर प्रोन टू एस्थमा होते हैं, सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस, जो हार्ट अटैक का खतरा है वो स्मोकिंग की वजह से काफ़ी बढ़ जाता है, आर्टरी में ब्लॉकेजेस होते हैं जिसको आप हार्ट अटैक जिसको आप बोलते हो। तो तंबाकू के दुष्प्रभाव तो बहुत हैं। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनमें आंतों के कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। तो तंबाकू के दुष्प्रभाव तो इतने हैं कि शायद अगर हम गिनाएंगे तो गिनती भी ख़त्म हो जाएगी। बट अगेन इस यहाँ पे बैठ कर के इस मंच से नो टोबैको डे जिसके लिए हम आए हैं वो ये कि आपको जागरूक करा सकें कि आप इसको किसी भी तरीके से इसके टोबैको को छोड़ें। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके आसपास कोई इसको यूज़ करते हैं, हमें पता है कि आपके कहने से शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम अपना काम करते रहेंगे। हम हर उस आदमी को ज़रूर टोकेंगे जो तंबाकू का इस्तेमाल करता है, ताकि धीरे धीरे ही सही एक मैसेज सोसाइटी में जाएगा तो सही। डॉक्टर यश, एक और बात है कि जिनको ये आदत है स्मोकिंग की, कई बार हम उनको जब कहते हैं तो वो समझते तो हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसे छोड़ने की प्रक्रिया, प्रोसेस, तरीके, इसके बारे में या तो जानकारी नहीं है, जानकारी है तो कहते हैं कि बार बार लौट करके वो उसी जगह पे कुछ दिन छोड़ा, वापस से फिर वो उसमें उसे स्टार्ट कर देते हैं। कैसे छोड़ सकते हैं स्मोकिंग को? ये एकदम छोड़नी होती है हैबिट, कोई मेडिकल प्रोसेस है, कुछ दवाइयाँ हैं, या आप कोई सलाह देना चाहें उन लोगों को जो छोड़ना चाहते हैं? ज़रूर। देखिए, टोबैको सेसेशन प्रोग्राम आजकल काफ़ी जगह पे चल रहे हैं। बहुत सारे टोबैको सेसेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है, बहुत सारे टोबैको सेसेशन प्रोग्राम्स एनजीओस चलाते हैं। इनकी आप मदद ज़रूर लें क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेकंड थिंग, अगर आप इनकी मदद नहीं लेना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाना होगा। बाज़ार में टोबैको सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं, जैसे कि निकोटीन गम्स मौजूद हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं तंबाकू को छोड़ने के लिए। और एट दी एंड, जो अंत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है और आप एडमेंट हैं कि भाई मुझे छोड़ना ही है नो मैटर व्हाट। हाँ, इसमें रिलैप्स हो सकते हैं, हो सकता है अगर आप रेगुलर यूज़र रहे हैं टोबैको के, आप 15 दिन के लिए छोड़ दें फिर रिलैप्स हो जाए, 20 दिन के लिए छोड़ दें फिर रिलैप्स हो जाए। रिलैप्स कभी भी हो सकता है, बट उसके बाद भी अगर आपकी एक विल पावर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, शायद आपने अपने घर में किसी को कैंसर पीड़ित को देखा हो या सोसाइटी में देखा हो और आपके अंदर ये है, अगर नहीं भी है तो भी अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक तमन्ना है, एक जज्बा है, तो ये इतना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, इसको आसानी से पूरा किया जा सकता है। डॉक्टर पटेल, एक और बड़ी एक समस्या है, हालांकि इस पर प्रशासन भी कई बार काम करता दिखता है, हुक्का बार्स। हुक्का आज की तारीख में यूथ के बीच में कुछ जगहों के ऊपर, जितनी बड़ी मेट्रो सिटी है उसमें उतने ज़्यादा पॉपुलर दिखता है। शुरुआत होती है कुछ फ्लेवर्स के साथ, लेकिन धीरे धीरे करके ये आपको बड़ी गंभीर बीमारी की तरफ ले जाती है। इसके बारे में बताएं थोड़ा। जैसे हुक्का है, ई सिगरेट है, इसमें होता है क्या कि लोगों को लगता है कि इसमें ज़्यादा हानिकारक तत्व मौजूद नहीं है, बट जो उसका जो लेने का तरीका है जिसमें हम डीप इनहेल करते हैं, उसको अच्छे से सक करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी उसके हानिकारक तत्व हैं वो आपके फेफड़े के अंदर तक जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, हम जो देखते हैं रिसर्च में आया कि पहले जो लंग में जो कैंसर होते थे, जिस टाइप का होता था, पहले स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ज़्यादा होते थे, अभी वो धीरे धीरे इस ट्रेंड के चलते एडिनोकार्सिनोमा में चेंज होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कैंसर से बच रहे हो, बस टाइप चेंज हो रहा है, बट वो दोनों ही सेम टू सेम आपके लिए हानिकारक हैं। एक फाइनल मैसेज डॉक्टर यश आप क्या देना चाहेंगे सबको आज के दिन पर? आज के दिन, नो टोबैको डे के दिन, एक फाइनल मैसेज ये है कि अगर आप तंबाकू यूज़ करते हो तो उसे तुरंत छोड़िए। इससे आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि एक सोसाइटी का भी बहुत गहरा नुकसान कर रहे हैं। चलिए, आई एम श्योर कि आपने वो नंबर नोट किए होंगे और दोनों डॉक्टर साहब को, एक्सपर्ट्स को आपने ध्यान से सुना होगा। आज का दिन, आज का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। टोबैको किसी भी फॉर्म में आपके लिए हानिकारक ही है। ये आपके शरीर को, सोसाइटी को, परिवार को नाश करके ही दम लेगी, इसलिए इससे जितना दूर रहें, जितनी जल्दी इसे छोड़ दें उतना बेहतर। आप दोनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और सवालों के इतने आसानी से जवाब देने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।